In fact, as part of this book मैंने ये भी लिखा है that Raza Barelvi effectively says, अगर मुझे काफिर को पानी देना है और कुत्ते को पानी पिलाना है, मैं कुत्ते को पिलाऊंगा, काफिर को नहीं पिलाऊंगा. That is his position. And he's a Rohilla Pathan. So for all practical purposes, these are people who are followers of Najibuddaulah, according to me, and who come from the very same community, and who supported Ahmad Shah Abdali in the Third Battle of Panipat. Yes, yes. He was a Behraj. Correct. So I don't think, so in fact मैंने पुस्तक में ये भी बोला है that इनके अंदर बहुत सारे differences हो सकते हैं इनके philosophy को लेके, but जब हिंदुओं के ट्रीटमेंट की बात आती है, सबका यही मानना है कि हमारा दर्जा जो है कुत्तों से भी बदतर है. There is no difference of opinion on this whatsoever. Right until Maulana कुत्ता तो better हो गया. 98.6 Quran says that worst of the creatures कीड़े मकोड़ों से भी बदतर है. और जो ये सेकंड टू नेशन थियरी और जिसकी है सेपरेटिज्म की बात आती है, तो ये है कुरान 5.82, उसमें लिखा हुआ है कि साहब की है हिंदू और यहूदी वो आपके दुश्मन है. करेक्ट. हुनूद एंड यहूद. हुनूद और यहूदी यही चलता है. जी प्लीज, सॉरी टू जस्ट इंटरप्ट. So my position is that the attempt of this book is to try and bust those myths. So when it comes to European coloniality, जब हम liberalism और secularism और humanism की जो बात करते हैं, that is the nonsense that needs to be busted. And when it comes to Islam, Wahhabism और Sufism के इर्द गिर्द जितने भी stereotypes हैं, उसको बस्ट करने की कोशिश की है. बट इसका सीधा असर हमारे संवैधानिक सोच पे कैसे होता है, इसका विश्लेषण मैंने करने की कोशिश की है. सो आई होप दैट अल्टीमेटली कम्स थ्रू. क्योंकि जब भी संविधान की बात होती है, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की बात कर लेते हैं कि हमने इस प्रोविजन को कहां से उठाया, उस प्रोविजन को कहां से उठाया, लेकिन हमने इतिहास से क्या सीख ली और क्या हमने उसको संविधान में एक जगह देने की कोशिश की, एक स्थान देने की कोशिश की, ताकि हम अपने फ्यूचर को बचा पाएं. ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है एज ऑन द डेट. क्योंकि जब सीए की बात होती है, ये कहते थे कि भारत का कोई परिचय नहीं है, तो इसलिए रिलीजन के बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता है, आप एनआरसी नहीं कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात नहीं हो सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तब तक नहीं हो सकती है जब तक हिंदू के लेट्स से unless the Hindu is also slapped twice along with the Muslim, he will get one slap and I will get two slaps. That is effectively the deal in this country. So the idea is to say, आप अपने इतिहास को इन दोनों ही लेट्स से स्ट्रीम्स के बगैर समझने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को कम ही पाएंगे, बिकॉज द संविधान इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज समझौतास, दीज कॉम्प्रोमाइजेस. तो इसको आप थोड़ा इसके सामने नतमस्तक होने की कोशिश मत कीजिए. It doesn't make sense. Don't give it the status of a religious book. It is a fundamentally political book. It is not a religious book by any standards. It is political, it is ideological, and it is heavily social, and it has its own biases. So I'm trying to take that narrative forward with a greater sense of, let's say, coherence and clarity by connecting all the dots. चलिए दर्शकों से अनुरोध कर लें कि आपको प्रश्न पूछने हैं, कृपया प्रश्न हम लिमिटेड ही ले पाएंगे, और इसलिए आप बिल्कुल फोकस्ड प्रश्न पूछें. लेट्स मूव टू योर सेकंड पार्ट ऑफ दिस बुक. सेकंड पार्ट ऑफ दिस बुक जो कि बंगाल के पार्टीशन से और मुस्लिम लीग इत्यादि से वहाँ से आरंभ होके और फिर आपके लगभग रॉलेट एक्ट के बाद तक चलती है. जी. So as far as the second book is concerned, तो or rather second section is concerned, मैं ये समझाता हूँ कि पार्टीशन की जब भी बात होती है तो हम इसको 1905 जब बंगाल का बंटवारा हुआ था वहां से हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं. ओके. लेकिन बंगाल का जो पार्टीशन है, it was itself the middle point of a journey, perhaps in several ways. And therefore, how important it is to understand the origins of Islamic nationalism or Muslim nationalism in Bengal itself becomes clear. क्योंकि आज के संदर्भ में बंगाल has become a battleground. ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं. तो therefore it is important to tell people कि जो आज के डेट में बंगाल में हो रहा है, इसके बीज जो हैं ये अतीत में हैं और कितने पुराने हैं. In terms of the investment made by the Farisi movement, the investment made by the Wahhabi movement, subsequently
जब ईस्टर्न बंगाल और असम का जो क्रिएशन हुआ था बंगाल के विभाजन के बाद, हाउ इज इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू आज के डेट में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है बांग्लादेशियों का, ओके वहां पे जहां पे एक फ्री लिविंग स्पेस, एक लीबेनस्ट्रॉम क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। इस सबको साथ में देखना जरूरी हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2019 के अंत में, आई थिंक इन अक्टूबर, एक पब्लिक डिबेट हुआ था मेरा प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा के साथ नालसर में, जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं। तो ये डिबेट जो था, दिस वाज इन द बैकड्रॉप ऑफ द सीए एंड एनआरसी। असम के रिजल्ट आ चुके थे एनआरसी के, एंड सीए इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो जब मैंने कहा कि आप इस मुद्दे को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से मत देखिए, देयर इज इनफ लिटरेचर रिटन बाय पीपल हु हैव बीन इन द सिक्योरिटी सर्विसेज that this is part of creation of greater Bangladesh. You won't believe it. Faizan Mustafa as a professor effectively dismissed that particular position, and some of the students of Nalsar said नहीं ये तो conspiracy theory है, and जो इस बात को मानने के लिए तैयार थे उनका मुंह बंद किया जा रहा था कि नहीं ये कैसे हो सकता है, these are wild theories. Okay, so how cut off is लीगल एजुकेशन इन भारत फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड, इसका ये उदाहरण है। ओके, एंड नालसर भारत के प्रीमियर लीगल इंस्टीट्यूशंस में आता है, जैसे आईआईटीज प्रौद्योगिकी के लिए है, इंजीनियरिंग के लिए है। ओके, सो इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्चुअली ले ऑल दीज फैक्ट्स, ताकि जब लोग ये कहने की कोशिश करें कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इसमें कोई बेसिस नहीं है, मैं उनके सामने सिर्फ तर्क रख रहा हूं, आई एम ऑल्सो प्रेजेंटिंग फैक्ट्स। अब आप इन फैक्ट्स के साथ डील करो, क्योंकि अगर मैंने इसको प्राइमरी सोर्सेज के साथ इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया तो आप कहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा है, मैं किसी का एजेंडा चला रहा हूं। ओके, मैं अपना खुद का एजेंडा चला रहा हूं, मैं खुल के बता रहा हूं। ओके, दिस इज माय एजेंडा टू प्लेस बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ लॉ ऑफ दिस कंट्री दीस फैक्ट्स एंड से, इन लाइट ऑफ दिस प्लीज लुक एट सीए, प्लीज लुक एट 370, प्लीज लुक एट ऑल दीज मेजर्स एंड लुक एट एंड आस्क योरसेल्फ कि इसमें कोई कंटिन्यूटी है या नहीं। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, in terms of the second section of the book, one of the things that I try to do is, कांग्रेस जो है एक अंग्रेजी क्रिएशन है, इसको दिखाना जरूरी बन जाता है। ओके, जब लोग हमसे पूछते हैं कि संविधान अंग्रेजी में क्यों लिखा गया और इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये अंग्रेजी में क्यों होता है, इसके बीच कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में है, क्योंकि उन्होंने जब अपने लोगों को बुलाया और कहा कि जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है उसको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, एंड द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म वाज इंग्लिश। प्लस ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार नहीं हो रहे थे किसी भी कारणवश। दीज गाइज वर वेरी क्लियरली प्रिपेयरिंग फॉर ओनली डोमिनियन स्टेटस, एंड जितने भी हमारे बड़े नेता थे वो ये कह रहे थे दैट वी विल बी ओनली कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश, एंड हमें वही अधिकार मिलेंगे जो ब्रिटिश लोगों को मिलता है उनके क्राउन के नीचे, अंडर द क्राउन इन इंग्लैंड। 2, खिलाफत का जो प्रॉब्लम है या फिर जो मूवमेंट का जो मिस्टेक्स है, वो सारे के सारे मिस्टेक्स गांधी के सर हमेशा मर दिया जाता है। ओके, इसका लेट्स से उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गांधी पे थोड़ा बहुत जरूर जाता है, क्योंकि उन्होंने उसको मैग्नीफाई किया था उस मूवमेंट को और उसको मेन स्ट्रीम किया था। लेकिन खिलाफत का सपोर्ट गांधी के पहले तिलक ने भी किया था, एनी बेसेंट ने भी किया था, ये बोलना जरूरी बन जाता है। ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसका खंडन किया था। For that matter, the Shankaracharya of Sharda Peeth himself supported the Ali brothers. ये भी रिकॉर्डेड फैक्ट है। उनको भी अरेस्ट किया गया था उस लाहौर के केस में। अल्टीमेटली उनको ऑफ कोर्स रिलीज कर दिया गया था, बट इवन हिंदू धर्म आचार्य से सपोर्टिंग इट। स्वामी श्रद्धानंद, who is actually credited with let's say reconversion, he also supported the Khilafat movement, क्योंकि इनका ये he was very active with Gandhi ji. Yes, he was very active. So until his conversion activity became a thorn in the flesh for the Muslims of Punjab, they were more than happy to take his support, right? And he was also more than happy to give his support. Perhaps the only two people who were very clear कि ये गलत है were Sri Aurobindo, who went by the name Aurobindo Ghosh at that point, and Lala Lajpat Rai. Also Madan Mohan Malviya. Madan Mohan Malviya to a significant extent, yes, but the problem is he was constantly stifled. Okay, वो कभी भी अपने आप को पूरी तरह से गर्म दल के साथ जोड़ नहीं पाए. He continued to be a member of the moderates. Okay,
So he may have been the extremist among the moderates to a significant extent, but उन्होंने कभी भी खुल के इतना पोजीशन नहीं लिया. Perhaps his biggest contribution is to the संगठन मूवमेंट जो बाद में आएगा. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सेटअप किया था 1916 में. संगठन मूवमेंट शुरू हो चुका था 1908 में. बट आफ्टर द खिलाफत इज व्हेन ऑल दीज लीडर्स रियलाइज्ड कि हमने जो राक्षस तैयार किया है ये मुंह फाड़े खड़ा है. ओके, एंड दैट राक्षस वाज द क्रिएशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, जो पाकिस्तान की ओर चल नहीं रहा था, वो दौड़ना उसने शुरू कर दिया था. Thanks to the riots and everything and the demographic balance having shifted, it was very very clear कि हम पाकिस्तान की ओर जा ही रहे थे. इधर इनको पूरा भारत चाहिए था, मतलब पूरा भारत मुगलिस्तान बन जाता, या फिर ये अपना एक मुगलिस्तान भारत से छीन के लेते. ये बहुत क्लियर हो चुका था आफ्टर द राइट्स ऑफ 1924-21 मलाबार ने. तो इट वाज सो अबंडेंटली क्लियर दैट इट इज सरप्राइजिंग. तो आज के डेट में हमें कोई भी ये कह सकता है ये सारी घटना जो है घट चुकी है, इसलिए आज आपके पास बोलने के लिए इतना सब कुछ है. लेकिन जब ये हो रहा था लोगों को कैसे पता था? नो, उसी कालखंड में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि आप इस्लामिक कट्टरपंथी को इतना बढ़ावा जो दे रहे हैं, ये बाद में आपके आके आप ही के अखंडता को लेट्स से इट विल क्रिएट ट्रबल फॉर योर इंडिपेंडेंस एंड टू योर इंटेग्रिटी, व्हिच प्रूव्ड टू बी द केस. जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया जा रहा था 1906 में, one of the considerations of the British was the fact that the neighboring countries of Bharat were Turkey, Afghanistan, and Muslim-dominated parts of China. They were very clear about that. Therefore, the idea was to somehow win the support of the Muslim population in Bharat, as well as the Muslim population outside of Bharat, because they did not want to be seen as being anti-Khilafat. So, उम्मा को जो इंडल्ज करने का जो एग्जाम्पल है, it is not the product of 1930s or 40s, it is the product of at least 1900s, early 1900s. So second section में ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ.